हमारा टॉपिक चल रहा है पद परिचय। पद परिचय में हमारा बिंदु चल रहा है क्रियापद का परिचय। क्रियापद का परिचय। क्रियापद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले क्रिया का ज्ञान होना जरूरी है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद है, तो हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। क्रिया के क्रम के आधार पर दो भेद, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया, वो तो हमने पढ़ लिया। अब देखो प्रयोग व रचना के आधार पर, प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 5 भेद। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। तो देखो 5 भेद में पहला भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया देखो जैसे नाम से ही पता चला, संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी संयुक्त क्रिया में कई क्रियाएं होती है जो भिन्नार्थक, भिन्न भिन्न अर्थ वाली। इसमें 2 क्रिया भी हो सकती है, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। देखो जैसे उदाहरण लिखते हैं हम, जैसे परोपकारी गरीबों को दान दिया करते हैं। जो परोपकारी लोग हैं, पर प्लस उपकारी, दूसरों की भलाई करने वाले, परोपकारी गरीबों को दान दिया करते हैं। क्या दिया करते हैं? दान। ये तो क्या कर्म, दिया यानी देना, करते हैं करना। ये 2 भिन्नार्थक क्रिया है, भिन्न भिन्न अर्थ वाली, लेकिन एक साथ मिलने के कारण ये क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर के एक पूर्ण क्रिया का निर्माण करते हैं, वो क्या हो जाती है? संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया जैसे हो गया, वह सुबह दौड़ लिया करता है। वह सुबह दौड़ लिया करता है। तो दौड़ना, लेना, करना, ये सब क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में एक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया। यानी क्रियाओं के भेद पढ़े कि क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की, सकर्मक, अकर्मक। प्रयोग व रचना के आधार पर 5 प्रकार की है, काल के आधार पर 3 प्रकार की। इसके अलावा हमने और नाम पढ़े, जैसे सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, रंजक क्रिया। तो उसमें देखो मुख्य क्रिया, जब संयुक्त क्रिया है उसमें एक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया। जैसे परोपकारी गरीबों को दान दिया करते हैं, दान दिया करते, दान देना,
ये मुख्य क्रिया है। जैसे वह सुबह दौड़ लिया करता है, वह सुबह दौड़ लिया करता है, तो यहां दौड़ना मुख्य क्रिया है। वह सुबह दौड़ लिया करता है, दौड़ना मुख्य क्रिया है, तो ये तो होगी मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया के कार्य में विशिष्टता, नवीनता पैदा करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। तो एक तो हो गई मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया में एक हो गई मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के कार्य में विशिष्टता व नवीनता पैदा करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? रंजक क्रिया। तो ये नाम हमने लिखे कि मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, रंजक क्रिया। तो परोपकारी गरीबों को दान दिया करता है या करते हैं, तो ये तो हो गए संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में एक होगी मुख्य क्रिया और बाकी है मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली सहायक क्रिया, तो क्या बोलते हैं? रंजक क्रिया। इनको रंजक क्रिया भी कहते हैं क्योंकि मुख्य क्रिया के कार्य में विशिष्टता व नवीनता पैदा करती है। तो ये है संयुक्त क्रिया। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब पहले, कालिक का मतलब काल में, जो पहले के समय पूरी हो गई है। यानी कर्ता जब एक कार्य पूरा करके उसके बाद दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया में कर या करके जुड़ा होता है। देखो, कर्ता जब एक कार्य पूरा करके दूसरा कार्य शुरू कर देता है, शुरू कर देता है, तो पहले वाली क्रिया, पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहले वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया पहले के समय में पूरी हो चुकी है और दूसरी क्रिया है वो कर्ता कर रहा है। कर्ता जब एक कार्य पूरा करके दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पहचान के लिए देखें तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या जुड़ा रहता है? पूर्वकालिक की क्रिया में कर या करके, कर या करके जुड़ा होता है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या जुड़ा होता है? कर या करके। तो पूर्वकालिक क्रिया, देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जैसे अगर बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, जैसे बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, तो इस वाक्य में कर्ता ने एक काम पूरा कर लिया है। जैसे बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, अब दूध पीने का काम है बच्चे ने पूरा कर लिया है, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू की है, खेलने लगा, तो पहले वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कर या करके लगाता है, पीकर, पीना क्रिया है, या क्या लगा है? कर। बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, बच्चा दूध पीकर सो गया, यानी स्नान कर या पढ़कर। तो जिस वाक्य में कर या करके आता है,
जिस वाक्य में दो क्रिया होती है, एक क्रिया है कर्ता पहले कर लिए, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू किए। हमने मुख्य क्रिया, रंजक क्रिया इस प्रकार के नाम लिखे, उसमें एक नाम तत्कालिक क्रिया भी लिखा कि कई क्रिया और होती है जिसमें तत्कालिक पूर्वकालिक क्रिया है, उसमें एक भाग आता है तत्कालिक क्रिया। अब बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, पहले उसने दूध पिया है, बाद में खेलने लगा है, अब बीच में उसने कितना समय लिया है इसका हमें यहाँ पर कोई निश्चित ध्यान नहीं है। लेकिन एक होती है तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया में क्या होता है, तुरंत काम शुरू कर देता है। तत्कालिक क्रिया में आता है ते ही, तत्कालिक। अगर ये वाक्य इस प्रकार होता है ना कि बच्चा दूध पीते ही खेलने लगा, वह पुस्तक पढ़ते ही सो गया, तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होती है तत्कालिक क्रिया। वह पुस्तक पढ़ते ही सो गया, तो तुरंत कर्ता जब एक कार्य पूरा करके तुरंत बीच में कोई समय नहीं लेता है, तुरंत दूसरा काम शुरू कर देता है, तो वहां पर होती है तत्कालिक क्रिया। और जब एक काम पूरा करके उसके बाद दूसरा काम शुरू करता है, अब बीच में वो कितना समय लिया उसका निश्चित ध्यान नहीं है, वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया करके जुड़ा होता है, तत्कालिक क्रिया में ते है, ते ही, जैसे वह पुस्तक पढ़ते ही सो गया, तो यहां तुरंत दूसरा काम शुरू कर दिया, तो ये है पूर्वकालिक क्रिया और ये है तत्कालिक क्रिया। तो ये है प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये 5 भेद है, 2 भेद। अब तीसरा भेद देखो, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा द्वारा या प्रेरित करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखो कि जब वह कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए या किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके या किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए या किसी दूसरे से प्रेरित करके किसी दूसरे को प्रेरणा दे करके कार्य करवाए, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कह दिया सोहन ने नाई से बाल कटवाए। सोहन ने नाई से बाल कटवाए। अब काम तो इसका हो रहा है, यानी कर्ता मुख्य तो ये, लेकिन कर्ता स्वयं काम नहीं करके काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो सोहन ने नाई से बाल कटवाए, तो ये क्या हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखवाना, कटवाना, पढ़वाना, हंसवाना, पिलाना, ठीक है। जैसे एक दिया अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया,
अब इस वाक्य में जैसे कह दिया सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब बनवाने का काम तो ये कर रहा है, लेकिन ये खुद तालाब खोदने का, चुनने का, तालाब बनाने का काम न करके अपनी प्रेरणा द्वारा कारीगरों से, मजदूरों से काम करवाता है। तो यहाँ पर है वो कौन सी क्रिया हो गई है? ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके या अपनी प्रेरणा द्वारा किसी दूसरे से कार्य करवाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे किशोर सोहन ने नाई से बाल कटवाए, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, कह दिया अधिकारी ने चपरासी से गड्ढा खुदवाया। यानी जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से कार्य करवाता है। अब देखो आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया नाम से पता चले आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञा, अनुमति, विनती, प्रार्थना आदि का बोध जिस क्रिया से हो वह क्या कहलाती है? आज्ञार्थक क्रिया। तो देखो आज्ञार्थक क्रिया जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, विनती आदि का बोध हो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? आज्ञार्थक। तो देखो जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति व प्रार्थना जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति व प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, आदि के लिए किया जाता है, वहां कौन सी क्रिया होती है? आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, विनती आदि का बोध हो वहां पर है जैसे कह दिया सभी छात्र अपनी कक्षा में बैठो। तो यहां पर एक प्रकार का क्या दे दिया? आदेश, आज्ञा। जैसे कह दिया सारे देशवासी, सारे देशवासी राष्ट्र भाषा हिंदी का सम्मान करें। तो ये आज्ञार्थक क्रिया जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, विनती आदि का भाव हो वहां पर क्या होता है? आज्ञार्थक क्रिया। तो ये आज्ञार्थक क्रिया। अब देखो नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जैसे संस्कृत में क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, यानी धातु रूप से बनती है कोई क्रिया। तो ये नाम धातु क्रिया, नाम से बनी क्रिया जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है आदि शब्दों से बनी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम
वह विशेषण शब्दों से बनी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों से बनी क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये शब्द है। जैसे संज्ञा का कोई शब्द हो गया, विशेषण का कोई शब्द, सर्वनाम का कोई शब्द, और उनसे बनी क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। जैसे कह दिया शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, या अपना से अपनाना, तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। जैसे हो गया सीता, जैसे सीता बहुत शर्माती है, तो ये क्या हुई? नाम धातु क्रिया। शर्म से शर्माना, यानी ये नाम धातु क्रिया। जैसे ये कह दिए शर्म, तो इससे बन गया शर्माना। जैसे ये हो गया गरम, तो इससे क्या बन गया? गरमाना। जैसे हो गया अपना, तो अपनाना। जैसे झूठ, तो जुठलाना। तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना, लज्जा से लज्जाना, झूठ से जुठलाना। तो ये प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हो गए। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया व नाम धातु क्रिया। इनके बीच बीच में है वो मुख्य क्रिया भी आ गई, रंजक क्रिया आ गई, और तात्कालिक क्रिया। अब देखो काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 3 भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद कौन कौन से? वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, और भविष्यकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद है? 3। वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक क्रिया। नाम से पता चला हमने है वो काल पढ़े। तो 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसी आधार पर 3 क्रिया। तो देखो वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। देखो वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है, वहां कौन सी क्रिया होगी? वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में संपन्न होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया। यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में
हो रहा है। जैसे कह दिया कि सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये काम है वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है। क्रिया का ये रूप है, इससे ये पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन क्रिकेट खेलता है, या सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन पुस्तक लिख रहा, पाठ लिख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यानी जितने भी उदाहरण है इसमें ये ता है, ती है, ते है, क्या रहा है, रही है, रहे है, तो वर्तमान कालिक क्रिया में आएंगे। ऐसे कह दिया कि राधा पत्र लिखती है या राधा पत्र लिख रही है। जिस वाक्य में कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया, भूत का मतलब क्या होता है? अतीत, बीता हुआ समय। यानी जिस वाक्य में यह पता लगे कि कार्य है वो बीते हुए समय में पूरा हो गया, तो वहां पर या क्रिया का वह रूप, यही परिभाषा दोबारा लिख दो बस, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का बीते समय में, बीते समय, बीते समय का मतलब अतीत, बीते समय में होना पाया जाता है, वहां कौन सी क्रिया होती है? भूतकालिक क्रिया। यानी यही परिभाषा है। इसमें वर्तमान कालिक, वर्तमान की जगह है वो क्या लगा दो? भूतकाल। क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का बीते समय में, भूतकाल में होने का बोध हो, होना पाया जाता है, बीते समय में होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। जैसे भूतकालिक क्रिया में है वो क्या होता है? सीता की शादी हुई थी। अब बीते हुए समय की बात आती, सीता की शादी हुई थी, वह जयपुर गया था या वह जयपुर गया। तो जिस वाक्य में बीते समय में कार्य के होने का बोध हो कि काम बीते समय में या पहले अतीत में हो चुका है, वहां पर है कौन सी क्रिया आएगी? भूतकालिक क्रिया। तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत कालिक क्रिया, आगे आने वाला समय क्या कहलाता है? भविष्यत काल। परिभाषा यही है कि क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का आगामी समय में, आगे आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? भविष्यकालिक क्रिया। यही परिभाषा में बस इतना नाम लिख दो कि क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का आगे आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां पर है भविष्यकालिक क्रिया। यानी तीनों की क्रिया, बस नाम चेंज करना है। परिभाषा एक है कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का, अब वर्तमान कालिक क्रिया कर रहे हैं तो लिखेंगे वर्तमान समय में होना पाया जाता है। भूतकालिक क्रिया लिखेंगे तो लिखेंगे क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का भूतकाल में, बीते समय में होना पाया जाता है। और भविष्यकालिक क्रिया लिखेंगे तो लिखेंगे क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का आगे आने वाले समय में होना पाया जाता है, वहां पर भविष्यकालिक क्रिया होगी, आगे आने वाले समय में। जैसे यह कह दिया कि हनुमान नाटक प्रतियोगिता
में भाग लेगा। अब लेगा भविष्य में, अनुमान नाटक प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो क्या होगा इसमें? भविष्यकालिक क्रिया। वह जयपुर जाएगा, यानी आगे आने वाले समय में अगर कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर कौन सी क्रिया होगी? भविष्यकालिक क्रिया। तो ये काल के आधार पर क्रिया के भेद, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब देखो हमने वो पढ़ लिया कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद। इसके अलावा हमने अन्य कई नाम और लिखे, जैसे ये नाम लिखा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। इसी प्रकार ये नाम लिखा रंजक क्रिया, नाम लिखा तत्कालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया। नाम लिखा हमने सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। नाम लिखा सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया। नाम लिखा हमने कृदंत क्रिया, यानी ये भी क्रियाओं के नाम है, मुख्य क्रिया, रंजक क्रिया, सामान्य, सहजातीय, कृदंत। तो देखो ये हमने तीन क्रिया प्रयोग व रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद पढ़े, उसमें बीच में हमने इनका ज्ञान कर लिया कि मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, जैसे संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया होती है, उसमें एक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के कार्य में विशिष्टता व नवीनता पैदा करने वाली क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया। तो ये तो है मुख्य क्रिया और ये है रंजक क्रिया। तत्कालिक क्रिया हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी, पूर्वकालिक क्रिया में एक नाम आया तत्कालिक क्रिया, कि कर्ता जब एक कार्य पूरा करके तुरंत दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तो वहां पर तत्कालिक क्रिया, कि वह पुस्तक पढ़ते ही सो गया। अगर यह आया कि बच्चा दूध पीकर खेलने लगा, तो पूर्वकालिक है। और तुरंत दूसरा काम, दूध पीते ही खेलने लगा, पुस्तक पढ़ते ही सो गया, तो ये तो हमने बीच में ही पढ़ ली। अब ये देखो सामान्य क्रिया, सहजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, जिस वाक्य में सामान्यतः एक क्रिया होती है, वहां पर वो क्रिया क्या कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे हिरन दौड़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या होगी? सामान्य क्रिया। पढ़ता है, दौड़ता है, खेलता है। सहजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बने, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सहजातीय क्रिया। जैसे वह लंबे दौड़ता है, वह खुली हंसी हंसता है, तो यहाँ दौड़ता है। अब दो गई ना, जिसमें एक कर्म है और एक है क्रिया। दौड़ता है ये क्रिया है, क्या दौड़ता है? लंबी दौड़, ये कर्म है। तो जिस वाक्य में कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हो, दोनों का रूप एक सा हो, वो क्या कहलाते हैं? सहजातीय क्रिया। खुली हंसी हंसता है, लंबी दौड़ता है, खेल खेलता है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया देखो, कृदंत क्रिया क्या होती है कि क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द है कृदंत। तो क्रिया शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाई जाती है, वो कृदंत क्रिया। जैसे चल से चलना हो गया, पढ़ से पढ़ना, लिख से लिखना, तो ये क्रिया के अन्य नाम है। तो ये हो गया क्रिया। हमें क्या करना है? क्रिया का पद परिचय,
तो देखो क्रिया का पद परिचय, तो देखो क्रिया का पद परिचय, जैसे ये उदाहरण है, जैसे ये है राम ने रावण को मारा। अब हमने संज्ञा पद का परिचय कर लिया, सर्वनाम पद का परिचय कर लिया, विशेषण का। अब ये क्रिया है, राम ने रावण को मारा, तो इस क्रिया का हमें वो परिचय देना है, मारा। तो सबसे पहले बताया ना कि हमें क्रिया का भेद लिखना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। बताए ने कि देखो राम ने रावण को मारा, हमें देखना है कि यह सकर्मक है, अकर्मक है या संयुक्त क्रिया है। किसको मारा यानी क्या वह किसको लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो अगर उत्तर आएगा तो सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर नहीं आएगा तो अकर्मक क्रिया होगी। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। उत्तर आ रहा है तो ये कौन सी क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। एक नंबर तो हो गया। फिर हम देखते हैं लिंग वचन क्रिया में राम ने रावण को मारा, तो यहां पर है वो इसके आधार पर यह क्रिया क्या है? पुल्लिंग है। राम ने रावण को मारा और एक वचन है, पुल्लिंग एक वचन। उसके बाद हमें वो देखना है कि ये कौन से काल की क्रिया है। क्रिया का पद परिचय देते समय हमें काल का भी ध्यान रखना है। क्रिया का भेद लिंग वचन काल हो सकता है, तो वाक्य का भी ध्यान रख सकते हैं। क्रिया के साथ जो अन्य शब्दों का संबंध है उसके सकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग एक वचन। मारा इसका मतलब ये भूतकाल की क्रिया है, भूतकाल, इतना लिख देते हैं, भूत काल। कौन से काल की क्रिया है? भूतकाल। और इस क्रिया का जो कर्ता है वो क्या है? राम है। राम क्रिया का कर्ता है और रावण कर्म है। तो यह लिख सकते हैं कि राम क्रिया का कर्ता व रावण कर्म है। यह हो गया पद परिचय इसका। इस प्रकार पद परिचय करना है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहां पर है सकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल, राम क्रिया का कर्ता है, वे रावण कर्म। जैसे और उदाहरण लेते हैं हम, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखने हैं कि किसका परिचय देना है। परीक्षा में रेखांकित पद होगा, उसका परिचय देना है। तो यहाँ पर ये रेखांकित पद है, ये हमें पहचानना है क्या है, ये क्रिया है। तो इसका परिचय देना है हमें, उड़ते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि क्रिया का कौन सा भेद है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बताए ना सकर्मक और अकर्मक छांटना है, तो क्या वे किसको लगा करके देखो क्या उड़ते हैं। अब कई भ्रमवश जल्दबाजी में उत्तर निकाल देंगे, क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। ये क्या का उत्तर नहीं है, ये तो है कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। क्या का उत्तर तो नहीं आ रहा है, क्या उड़ते हैं। तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। यानी जिस वाक्य में क्या का उत्तर आएगा वही सकर्मक होगी, कौन का उत्तर तो अलग होगा। इस वाक्य में देखते हैं हम कि किसको या क्या लगा करके, किसको मारा? रावण को। किसने मारा? राम ने। अलग अलग उत्तर आ रहा है ना, यानी कौन का उत्तर अलग है कि कौन मारता है? राम। किसको मारता है? रावण को। अलग अलग उत्तर है। अगर इसमें देखिए कि कौन उड़ते हैं? पक्षी। और किसी ने जल्दबाजी में उत्तर निकाल लिया क्या उड़ते हैं? पक्षी। दोनों तो एक उत्तर नहीं हो सकते ना, कौन का उत्तर अलग है, क्या का उत्तर है अलग है। तो इस अकर्मक क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। फिर बहुवचन है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगर एक होता तो एक वचन, एक है बहुवचन, बहुवचन। फिर वर्तमान काल, कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल।
क्योंकि उड़ते हैं तो वर्तमान समय में कार्य होना पाया जाता है, वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया है, वर्तमान काल। उसके बाद देखना है कि क्रिया का कर्ता कौन है, पक्षी। उड़ने का काम कौन कर रहे हैं, पक्षी क्रिया का कर्ता है। वह आकाश क्रिया का आधार है, अधिकरण कारक में पर। वह आकाश क्या है, आकाश अधिकरण या क्रिया का आधार। तो ये हो गया उड़ते हैं क्रिया का परिचय। तो इस प्रकार हमें देना है क्रियापद का परिचय। तो ये हो गया हमारा विकारी पदों का परिचय। विकारी पदों में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इन चारों का परिचय हो गया। तो आज तो इतना होगा। कल हमें पढ़ेंगे फिर अविकारी पदों का परिचय। अविकारी पद भी 4 है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, जो हम कल पढ़ेंगे।